हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर बीपीएससी केजीएस आईएएस के टेस्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये 71st बीपीएससी का जो अन ग्लोबल स्टडीज के टेस्ट हैं उसका फुल लेंथ टेस्ट नंबर 15 हम लोग देख रहे थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को देखा था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग 51 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। 51st क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। और प्रथम सूची जो है उसमें उपनिषद और उपनिषद से संबंधित विशेषताएं दी गई हैं। आइए मिलान करके देखते हैं। पहला है कठ यानी कठोपनिषद। तो कठोपनिषद की जहाँ तक बात है, ये यम नचिकेता के बीच जो संवाद है उससे संबंधित है। मुंडोक उपनिषद की बात करते हैं तो इससे सत्यमेव जयते श्लोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हम लोग छांदोग्य उपनिषद की बात करते हैं तो ओम और सत्यकाम यानी ओम ब्रह्मांड का सार है और सत्यकाम की कहानी मिलती है। इसके अलावा बृहदारण्यक की बात करें तो ये इसमें अहम ब्रह्मास्मि और गार्गी मैत्रेय के साथ संबंध दर्शाए गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप मिलान करेंगे तो 51 का सी उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। मौर्योत्तर स्थापत्य कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः धार्मिक स्वरूप की है और प्रमुख रूप से जैन धर्म से संबंधित है। तो पहला जो कथन है यह गलत है, ठीक है। मौर्योत्तर स्थापत्य कला के बारे में बात कर रही है तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यह मौर्य कला की राजकीय और औपचारिक कला के विपरीत है तथा जन सम्मान की लोक भावना को प्रतिबिंबित करने वाली लोकप्रिय कला को दर्शाती है। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल सही है। हमें सही कथन को चुनना था तो इसका सही कथन जो है केवल 2 यानी ऑप्शन बी होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। यद्यपि मौर्योत्तर काल की वास्तुकला मुख्य रूप से धार्मिक स्वरूप की थी, लेकिन इसका मुख्य संबंध जैन धर्म से नहीं था। इस काल में बौद्ध धर्म जैसे स्तूप, चैत्य और विहार और हिंदू धर्म से संबंधित वास्तुकला जैसे मंदिर, उनका महत्वपूर्ण विकास हुआ। जैन वास्तुकला इस काल में अवश्य थी, लेकिन वह प्रमुख नहीं थी। वहीं मौर्योत्तर काल और वास्तुकला में मौर्य काल की औपचारिक और राज्य प्रयोजित शैली की तुलना में अधिक जनसामान्य और क्षेत्रीय अभिव्यक्तियां उभरकर सामने आती हैं। यह प्रवृत्ति कथा प्रधान शिल्पों, लोक शैली के रूपांकन और विविध कलात्मक स्वरूपों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जो स्थानीय परंपराओं को लोक चेतना को प्रतिबिंबित करती हैं। ठीक है, तो 52 का ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पांड्य वंश की राजधानी जहां सभी 3 संगम आयोजित किए गए थे सदैव मदुरै ही रही। तो जहां तक पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि मदुरै पहले और तीसरे संगम का स्थल था। दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित हुआ था। उस काल में राजधानी हमेशा मदुरै नहीं रही थी। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। संगम का शाब्दिक अर्थ एकीकरण होता है, लेकिन अंग्रेजी में इसका अर्थ विद्वानों की अकादमी होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संगम साहित्य के अलावा पुरातात्विक खोजों से उस काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। यद्यपि संगम का शाब्दिक अर्थ एकीकरण है, यह साहित्य प्रेमी पांड्य राजाओं द्वारा संरक्षित विद्वानों की एक अकादमी को संदर्भित करता है। ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं। संगम युग में वर्ण व्यवस्था के चारों वर्ण शामिल थे और क्षत्रियों को उत्तर भारत की तरह ही समान प्रतिष्ठा प्राप्त थी। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि संगम युग में कठोर चतुर्वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। समाज व्यवसाय और कुल आधारित विभाजन के इर्द गिर्द अधिक संगठित था। इस काल में क्षत्रिय वर्ग को उत्तर भारत जैसी प्रमुख या प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। ठीक है, तो हमें जो है गलत ढूंढना था। तो 2 और 3 मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट थर्ड गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता और निम्नलिखित विशेषताओं में से यानी सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी केंद्रीकृत नियोजन यानी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करती है। ठीक है, तो 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा, शहर में एक समान ईंटों के माप। ठीक है, तो शहर में एक समान ईंटों के माप पाए गए हैं। हड़प्पा और मोहनजादड़ो जैसे विभिन्न सिंधु सभ्यता के नगरों में एक समान अनुपात आमतौर पर 1:2:4 में पकी हुई ईंटों के मानकीकृत उपयोग से यह स्पष्ट होता है कि निर्माण कार्य सुव्यवस्थित और नियोजित थी। इस तरह एक रूपता का यह संकेत देती है कि नगरीय विकास के पीछे कोई केंद्रीकृत सत्ता या साझा नियोजन मापदंड कार्य कर रहे थे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन आगम ग्रंथ उसके प्रमुख विषय वस्तु या अवधारणा के साथ सही प्रकार से सुमेलित हैं? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है। जहां तक भगवती सूत्र की बात करें तो ये जैन सिद्धांतों का संवाद आधारित विवेचन है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है कि स्थागन कहता है कि स्थानांग और समवायांग ग्रंथों में जैन सिद्धांतों को क्रमिक संख्यात्मक क्रम में प्रस्तुत किया गया है। वहीं भगवती सूत्र जैन आगमों का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें जैन दर्शन का विस्तृत विवरण दिया गया है। साथ ही स्वर्गीय सुखों और नरकीय पीड़ाओं का भी सजीव चित्रण मिलता है। जहां तक कल्पसूत्र की बात है, जो कि चौथे 6 सूत्र का हिस्सा है, 3 भागों में विभाजित है और यह मुनि अनुशासन तथा तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संगम शासकों ने मुख्यतः शैव धर्म का पालन किया जबकि अन्य राजवंशों का झुकाव वैष्णव धर्म की ओर था। तो 56 का जो पहला स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट कहता है लोगों को अपनी पसंद का धर्म अपनाने की स्वतंत्रता थी। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इस काल में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सुधार अवश्य हुआ था लेकिन बहुत ज्यादा सुधार जो है नहीं हुआ था। जहां तक महिलाओं की स्थिति की सुधार है तो ये सिर्फ राज परिवारों की महिलाओं तक ही सीमित रह गई थी। तो सही कथन को चुनना था, यानी इसका स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। व्याख्या देखते हैं। संगम वंश के शासक मुख्य रूप से शैव धर्म के अनुयायी थे और विरूपाक्ष को अपने कुल देवता के रूप में पूजते थे, जबकि अन्य वंश विशेष रूप से रामानुजाचार्य के श्री वैष्णव मत का पालन करते थे। हालांकि सभी शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता दिखाई और बरबोसा ने यह उल्लेख किया है कि सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। विजयनगर साम्राज्य यद्यपि मुख्यतः एक हिंदू राज्य था, फिर भी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था। मुसलमानों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया और उन्हें मस्जिद भी बनाने की स्वतंत्रता दी गई। ईसाई मिशनरियों का स्वागत किया गया और जैन धर्म का भी पालन किया जाता था। वहीं विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं देखा गया। वास्तव में बाल विवाह, बहुपति और सती प्रथा जैसी प्रचलित प्रथाएं विद्यमान थी, जो यह दर्शाती हैं कि महिलाओं की स्थिति सीमित ही रही और उनमें कोई महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव नहीं आया। ठीक है, इस तरह से 56 देख चुके हम लोग। 57 देखते हैं। मुगल कला और स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुगल कला के बारे में बात किया जा रहा है। कह रहा है पहला स्टेटमेंट, हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है बुलंद दरवाजा अकबर की गुजरात पर विजय की स्मृति में बनवाया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमसे सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, 1, 2 दोनों सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अकबर के शासनकाल के दौरान दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया गया और इसमें संगमरमर का एक विशाल गुंबद था। इसे ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जा सकता है। आगरा के पास सिकंदरा में अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने पूरा करवाया था। सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1601 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। प्रभावशाली रूप से ऊंचा यह प्रवेश द्वार दुनिया के सबसे बड़े प्रवेश द्वारों में से एक है और मुगल स्थापत्य कला की भव्यता और पैमाने का एक अद्भुत प्रमाण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहते में कुछ किताब दिए गए हैं और फिर उनके लेखक के साथ मिलान करना है। तो जहां तक आईने अकबरी का बात है तो इसके लेखक अबू फजल थे, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। बादशाह नामा की जहां तक बात है तो ये शाहजहां के शासनकाल में लिखा गया था। ठीक है, और इसे शाहजहां के दरबार के इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो शाहजहांनामा की बात करें तो इनके लेखक इनायत खान थे। ठीक है, तो शाहजहांनामा इनायत खान द्वारा लिखी गई थी और यह शाहजहां की एक महत्वपूर्ण जीवनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा केवल 3 युग्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। औरंगजेब के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता था? तो शाह बेखबर के नाम से बहादुर शाह को जाना जाता था। ठीक है, बहादुर शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 10वीं शताब्दी तक 12 अलवारों के भक्तिपूर्ण भजनों को निम्नलिखित में से किस संकलन में संग्रहित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नलिया दिव्य प्रबंधम। ठीक है, तो नलियरा दिव्य प्रबंधम इसका सही उत्तर है। 10वीं शताब्दी तक 12 अलवारों की रचना को एक संकलन में संग्रहित किया गया जिसे
नालियर दिव्य प्रबंधम यानी 4000 पवित्र रचनाएं के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, किस अरब सेनापति ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और उसे खलीफा के क्षेत्र में मिला लिया? तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम उम्मयम खिलाफत का एक युवा और कुशल सेनापति था, जिसे सिंध के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। 711 ईस्वी में उसने एक संगठित सैन्य अभियान शुरू किया, राजा ताहिर को पराजित किया और देवल तथा मुल्तान जैसे प्रमुख नगरों पर अधिकार कर लिया। उसकी विजय भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासन की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। सिंध को खिलाफत के प्रशासनिक नियंत्रण में ला दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, सॉरी 62। 62 नंबर प्रश्न कहता है, अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो ध्यान देंगे कि इसका कारण था भारतीय सहमति के बिना भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा। ठीक है, तो 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने बिना भारतीय नेताओं से परामर्श किए एक तरफा रूप से भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल कर दिया। इसके विरुद्ध में 23 अक्टूबर 1939 को हुए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में युद्ध प्रयासों को समर्थन न देने का निर्णय लिया गया और सभी प्रांतीय कांग्रेस मंत्री ने इस्तीफा देने का आह्वान किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में 1918 का अहमदाबाद मिल हड़ताल निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर आधारित था? तो इसका मुद्दा था मजदूरों को पिछले वर्ष का प्लेग बोनस नहीं दिया जाना। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1918 में हुआ था, यह गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। मार्च 1918 में गांधी जी ने कपास मिल के मजदूरों को उनके मालिकों के बीच प्लेग बोनस वापस लेने के विवाद में मध्यस्थता की। उन्होंने 35% वेतन वृद्धि की मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण हड़ताल का नेतृत्व किया और मजदूरों के समर्थन में अपनी पहली भूख हड़ताल की। हड़ताल सफल रही और मजदूरों को वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, 1774 ईस्वी में फौजदारों यानी सैन्य चौकियों की संस्था को किसने पुनर्व्यवस्थित यानी पुनर्स्थापित किया और जमींदारों को डकैती रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनका सहयोग करने का निर्देश दिया? इसका सही उत्तर जो है वारेन हेस्टिंग होगा। आप इसको इजीली गेस कर सकते हैं कि 1774 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे, तो इसका सही उत्तर भी वारेन हेस्टिंग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दादा भाई नेहरूजी और नरोजी फर्दुंजी के साथ मिलकर रहनुमाई मज्जिदन सभा में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ये थे एस बंगाली। ठीक है, 1851 में नरोजी फर्दुंजी, दादा भाई नेहरूजी और एस बंगाली ने बंबई में पारसी धर्म और परंपराओं में सुधार लाने के उद्देश्य से मजदायसन सभा की स्थापना की। इस संस्थान ने पारसी समुदाय में महिला शिक्षा, कानूनी अधिकार तथा विवाह और उत्तराधिकार से संबंधित समान कानून को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, ब्रिटिश भारत के दौरान महिलाओं से संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्च जाति की हिंदू महिला पुस्तक रामाबाई रानाडे द्वारा लिखी गई है। तो पहला कथन जो है ये गलत है। ठीक है, टेक्निकल ग्लिच के कारण क्वेश्चन नंबर 67 को फिर से बताया जा रहा है। 1854 के उड्स डिस्पैच की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। इसने भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान का प्रसार घोषित किया था तथा इसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार अनुदान सहायता की सिफारिश की थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, हमसे सही पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। जहां तक व्याख्या की बात है तो कहा जाता है कि वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया था, जिसे अक्सर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रसार करना है। इस डिस्पैच में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुदान इन एड यानी ग्रांट्स इन एड प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत निजी और मशीनरी संस्थाओं को यदि वे सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करती हैं तो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल होने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ध्यान देंगे कि ये ड्यूप्ले था, जोसेफ फ्रांसवा ड्यूप्ले। ठीक है, ये फ्रांसीसी गवर्नर जनरल हुआ करता था। चलिए, कर्नाटिक के युद्ध में जो है इसका अहम योगदान रहा था। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है, निम्नलिखित सामाजिक मुद्दों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की आयु बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक धार्मिक आंदोलन उपर्युक्त सुधारों पर केंद्रित था? तो ध्यान देंगे कि ये प्रार्थना समाज का प्रार्थना समाज का जो मुख्य लक्ष्य था, जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और महिला और पुरुष दोनों के विवाह की आयु को बढ़ाना। ठीक है, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में बॉम्बे में स्थापित प्रार्थना समाज ने मुख्य रूप से 4 बिंदुओं वाले सामाजिक सुधार एजेंडे पर जोर दिया। पहला था जाति व्यवस्था का घोर विरोध, दूसरा था महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा था विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन करना और चौथा था पुरुष और महिलाओं दोनों के विवाह के न्यूनतम आयु को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसका नेतृत्व सिद्धू कानू ने किया, जिन्होंने संथाल जनजातियों को अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करने के लिए संगठित किया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वहीं स्टेटमेंट 2 कहता है कि यह विद्रोह मुख्यतः मुगल साम्राज्य द्वारा लागू की गई उच्च कराधान नीतियों के विरुद्ध था। यह मुगल साम्राज्य के द्वारा नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो उपनिवेश सरकार थी उनके द्वारा इस क्षेत्र में जो कराधान नीतियां लाई गई थी या उनका वन उन्मूलन किया गया था वन अधिकारों से, उसके लिए ये विरोध प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, तो संथाल विद्रोह के संदर्भ में जो है हमें गलत कथन को चुनना है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 1799 के प्रेस सेंसरशिप अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी रचना मूलतः लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि सभी सामग्री को प्रकाशित करने से पहले सरकार को मंजूरी लेनी होगी या सरकार से मंजूरी लेनी होगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इस तरीके से हमें सही उत्तर का चयन करना था। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति में उनकी अनुपस्थिति और अल्प मात्रा में भी हानिकारक प्रभावों के आधार पर गुणात्मक प्रदूषक माना जाता है? तो ध्यान देंगे कि इसका सही उत्तर जो है 1 और 3 होगा, यानी डीडीटी और शाकनाशी। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, डीडीटी और शाकनाशी। गुणात्मक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में नहीं पाए जाते बल्कि मानव गतिविधियों के कारण इसमें प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिए कीटनाशक जैसे डीडीटी, रासायनिक खाद, खरपतवार नाशक आदि। वहीं मात्रात्मक प्रदूषक की बात करें तो ये तत्व स्वाभाविक रूप से पर्यावरण में मौजूद होते हैं, लेकिन जब इनकी मात्रा एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो ये प्रदूषण का कारण बनती है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष के समशीतोष्ण वनों में मिलने की संभावना है? ठीक है, तो जहां तक निम्न वृक्षों की बात है तो इसमें से ओक, मेपल, कॉटनवुड और रोडोडेंड्रॉन, ये सभी जो है आपको समशीतोष्ण वन में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, समशीतोष्ण मतलब टेम्परेट फॉरेस्ट में, तो ये आपको ओक, मेपल, कॉटनवुड, रोडोडेंड्रॉन सभी आपको समशीतोष्ण वन में मिलेंगे या सभी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 कहता है, एक स्थलीय खाद्य श्रृंखला जो प्राणी विशेष रूप में पौधे पर निर्भर होते हैं उन्हें निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, तो ध्यान देंगे कि जो पौधों पर निर्भर करते हैं ना, जो पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो उत्पादकों यानी पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और खाद्य श्रृंखला में दूसरे स्तर पर यानी दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर होते हैं। ये सामान्यतः शाकाहारी होते हैं, यानी शाक मतलब हार्बीवोरस। ठीक है, हार्बीवोरस होते हैं जैसे हिरन, खरगोश, गाय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक क्रमिक स्तर पर जीवों के ऊतकों में विषाक्त पदार्थ की सांद्रता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है? ठीक है, तो इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी जैव आवर्धन। ठीक है, जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, निम्नलिखित प्रक्रिया पर विचार कीजिए। पहला है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थों का क्षय और ज्वालामुखी क्रिया। उपर्युक्त में से कौन पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर श्वसन, कार्बन पदार्थों का क्षय और ज्वालामुखी क्रिया, यानी 2, 3, 4। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, कास्ट स्थलाकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी स्थलाकृति केवल उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण वातावरण में ही पाई जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 है, विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या कास्ट क्षेत्र से प्राप्त जल पर ही निर्भर है। ये भी गलत है। ठीक है, हमें गलत कथन ढूंढने थे, यानी 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या देखते हैं, कास्ट स्थलाकृति केवल उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह शुष्क, अल्पाइन, यहाँ तक कि ध्रुवीय क्षेत्र सहित विभिन्न प्रकार के जलवायु क्षेत्र में पाई जाती हैं। जहाँ भी उपर्युक्त घुलनशील चट्टान जैसे चूना पत्थर, डोलामाइट या जिप्सम मौजूद होते हैं और विघटन की स्थिति में होते हैं, वहाँ पे कास्ट टोपोग्राफी यानी कास्ट स्थलाकृति पाई जाती है। कास्ट का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह पृथ्वी की सतह के लगभग 10% क्षेत्र को घेरे हुए हैं और विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या की जल आपूर्ति कास्ट क्षेत्र से प्राप्त जलों स्रोतों पर निर्भर करती है। तो यहाँ 50% नहीं बल्कि 25% होगा ना, विश्व की आधी नहीं बल्कि विश्व की 1/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और यह कांकर नामक कैल्शियम युक्त निक्षेप से निर्मित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है, खादर बाट के मैदान में नवीन निक्षेप होते हैं और यह उपजाऊ होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें सही ढूंढना था, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। इसमें अफवाह प्रातिरूप और उसकी विशेषताओं को देखना है और बताना है कि कौन से सही हैं। पहला कह रहा है वृक्षाकार, यह नदी वृक्षाकार, यह नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो ये गलत है, वृक्षाकार का जो है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप एक पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है और वहां विकसित होते हैं जहां नदी एक प्रवाह एक समान चट्टानी संरचना वाले भूभाग से ढलान का अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए अभी केंद्रीय क्या होता है, नदी सभी दिशाओं से अपना पानी झील या गड्ढे में गिराती है। तो ये सही है। जालीनुमा यानी नदियों का मुख्य सहायक एक दूसरे से समानांतर बहती है और द्वितीयक सहायक नदी उसमें समकोण पर मिलती है। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। हमें सही का चुनना था, 2 और 3 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, वायु को पूर्णतः संतृप्त कब माना जाता है? तो जब सापेक्ष आर्द्रता 100% तक पहुंच जाती है तो वायु को पूर्णतः संतृप्त माना जाता है। ठीक है, 80 का ऑप्शन बी होगा। जहां तक सापेक्ष आर्द्रता की बात है, सापेक्ष आर्द्रता वायु में जलवाष्प की वर्तमान मात्रा तथा उस तापमान पर धारण की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा का अनुपात है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब सापेक्ष आर्द्रता 100% तक पहुंच जाती है तो हवा जलवाष्प को धारण नहीं कर पाती और उसे संतृप्त माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 चलते हैं। पृथ्वी की परपटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, हमें गलत कथन चुनना है। आइए देखते हैं। 81 का पहला स्टेटमेंट कहता है, यह बाह्य पतली परत है जिसकी मोटाई 200 किलोमीटर तक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 5 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, 5 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंट्स पे और समुद्र में ये 70 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महाद्वीपीय भूपर्पटी का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बेसाल्टिक से नहीं होता है ये। ठीक है, ये ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है। ठीक है, चलिए, और जहां तक समुद्र भूपर्पटी की बात है तो वो बेसाल्टिक होता है। ठीक है, समुद्र और साल्ट, इससे आप बेसाल्ट को समुद्र से जोड़ सकते हैं। ठीक है, और महाद्वीप वाला जो है वो ग्रेनाइट पत्थरों से बना रहता है। स्टेटमेंट 3 जो है वो कहता है महासागरीय तल ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होते हैं। तो गलत है, महासागरीय तल जो है वो बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित होते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन से गलत हैं? तीनों गलत है, यानी 1, 2, 3 ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। 82 कहता है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरीय शहरों के आसपास विनिर्माण उद्योग के स्थानिक समूह को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णित करता है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐतिहासिक विकास, परिवहन, श्रम उपलब्धता और शहरीकरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व था। चलिए इसके अलावा अ, कायिक घनत्व अघोषित घनत्व की तुलना में कृषि योग्य भूमि पर दबाव की अधिक सटीक तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है हमें सही ढूंढना था। तो स्टेटमेंट 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 84 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि घनत्व का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, कृषि जनसंख्या को शुद्ध कृषि योग्य भूमि से विभाजित करना। कृषि जनसंख्या को शुद्ध कृषि योग्य भूमि से विभाजित करना ही कृषि घनत्व कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में खरीफ, रबी और जायद फसलों के बीच का अंतर कम स्पष्ट क्यों होता है? तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका कारण है दक्षिण भारत में वर्ष भर उच्च तापमान के कारण उष्णकटिबंधीय फसलें वर्ष भर किसी भी समय उगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत में वर्ष भर उच्च तापमान के कारण उष्णकटिबंधीय फसलें वर्ष में किसी भी समय उगाई जा सकती हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है जनसांख्यिकी जाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जनसांख्यिकी जाल विकासशील देश में उच्च प्रजनन दर और घटती मृत्यु दर को संयोजन है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है जनसांख्यिकी संक्रमण उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें कम विकसित समाजों की उच्च जन्म और मृत्यु दर विकसित समाज में कम जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी जानकी संक्रमण वह प्रक्रिया है जिसमें कम विकसित समाज में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से विकसित समाज में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर की ओर परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही उत्तर जो है हमें गलत का चयन करना था। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा, केवल 2 ही गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हीरा उद्योग के लिए डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना के महत्व को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, भारत की स्थिति को हीरा प्रसंस्करण और निर्यात के वैश्विक केंद्र के रूप में सुदृढ़ करना। ठीक है, तो कह रहा है डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना। ठीक है, डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना क्या है? तो यह भारत की स्थिति को हीरा प्रसंस्करण और निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में सुदृढ़ करने का एक योजना है या एक रास्ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। भारत में पन्ना, पारा, पल्ली, नगला और धानी शब्द आमतौर पर निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये ग्रामीण बस्तियों या बस्तियों के स्थानिक नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। महासागरों के गहरे भागों में प्राथमिक उत्पादन लगभग नग्न होता है, इसका क्या कारण है? तो महासागर के जो गहरे हिस्से होते हैं वहां पर सूर्य का जो जो है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होती है गहरे महासागरों में, इस कारण से वहां पर प्राथमिक उत्पादन लगभग नग्न होता है। ठीक है, तो 89 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान के उदाहरण है? तो ध्यान दीजिएगा कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है, वहीं बलुआ पत्थर, संगमरमर और क्वार्टजाइट जो है ये रूपांतरित है, मेटामॉर्फिक है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर केवल 1 और 2 यानी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बर्फ के निर्माण में सबसे अधिक जुड़ी हुई है? ठीक है, तो बर्फ के निर्माण से ऑप्शन सी सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, पक्षा बादलों के साथ शून्य से नीचे का तापमान। तो जब पक्षात बादलों के साथ शून्य से नीचे का तापमान होता है तब बर्फ का निर्माण होता है। ठीक है, बर्फ के निर्माण की स्थिति बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। इन रोड परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं इन रोड परियोजना क्या है। पहला है इससे भारत के उत्तर पूर्व में उत्पादित प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए
100 करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ लॉन्च किया गया था। ये कथन बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, यह भारतीय रबर बोर्ड द्वारा क्रियान्वित एक विश्व स्तरीय अनूठी पहल है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। हमें सही कथन को ढूंढना था, तो 1 और 2 दोनों सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएम जय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है, दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है, तमिलनाडु ने अभी तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू नहीं किया है और अपनी स्वयं की राज्य स्वास्थ्य योजना संचालित करना जारी रखा है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तमिलनाडु जो है अपने स्वयं के मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ-साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी लागू कर दिया है, ठीक है? तो इसलिए जो है स्टेटमेंट 2 गलत है। तो हमें जो है सही कथन को ढूँढना था, तो केवल एक सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 94 देखते हैं, यूनेस्को की अस्थायी सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला कथन कहता है, कोई भी देश अंतिम सूची में शामिल करने के लिए प्रति वर्ष केवल एक साइट को नामित कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। केवल एक साइट नहीं, मतलब इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है? स्टेटमेंट 2 कहता है, प्रत्येक 10 वर्ष में अंतिम सूची की समीक्षा की जाती है, जिसमें संशोधन की अनुमति होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, किसी स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल या नामांकित करने से पहले यह एक अनिवार्य कदम है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है? तो स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। इसमें कह रहा है कितने सही हैं, तो 2 स्टेटमेंट जो है सही है, इसलिए हमारा उत्तर केवल 2 ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 94 का बी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जान लीजिएगा, ये 2020 में आया था। इसके अलावा इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में आ गया था। पिछले वर्ष जो है इनका निधन भी हो गया है के कस्तूरी रंगन का, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उसके द्रव्यमान के आधार पर लगने वाला पारस्परिक आकर्षण बल है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 का स्टेटमेंट 2 देखते हैं। ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु के कारण इस बल का अनुभव करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इस तरीके से हमें सही ढूंढना था, तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। इसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ बल दिया गया है और दूसरी तरफ इसका सापेक्ष शक्ति दी गई है। तो आइए मिलान करते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये 10⁻⁻39 के साथ आएगा। इसके अलावा कमजोर परमाणु बल की बात करें, ठीक है, यानी दुर्लभ नाभिकीय बल, तो इसका सही उत्तर जो है 10⁻⁻13 होगा। ठीक है, 10⁻⁻13। तो इसको जो है बी को 3 के साथ मिलान किया जा सकता है। प्रबल परमाणु बम की बात करें तो इसका उत्तर ए होगा 1। फिर विद्युत चुंबकीय बल की बात करें तो 10⁻⁻2। तो इस तरीके से आप अगर इसका मिलान करेंगे तो ए इसका सही उत्तर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। प्रोटॉन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिक में धनात्मक अवशेष नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कारण होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन विपरीत होते हैं। तो ये भी सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है, 5 जगतों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है जबकि अन्य 4 जगत यूकैरियोटिक है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 जो है इसका स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, मोनेरा में केंद्रीय झिल्ली उपस्थित होती है जबकि अन्य 4 जगतों में केंद्रीय झिल्ली उपस्थित नहीं होती या अनुपस्थित होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि मोनेरा में केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित होती है, बल्कि बाकी चारों में जो है ये उपस्थित होती है। तो ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा गया था, इसलिए गलत है।
तीसरा स्टेटमेंट है मोनेरा और प्रोटिस्टा में स्वपोषी प्रकार का पोषण देखा जाता है, जबकि अन्य तीन में परपोषी प्रकार का पोषण देखा जाता है। तो ये भी गलत है। ठीक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में स्वपेशी और प्रोटिस्टा में परपोषी जीव पाए जाते हैं। फंजाई परपोषी होता है, प्लांटी स्वपोषण होती है और एनिमेलिया जो है परपोषी होती है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि केवल मोनेरा और प्रोटिस्टा ही स्वपोषी है या बाकी तीन केवल परपोषी हैं। ठीक है, तो ये मिक्स्ड रहता है, इसलिए हमें सही ढूंढने के लिए कहा जा रहा था, तो केवल एक सही है, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन ए होगा। अंतिम प्रश्न है आज का 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी में जनसंख्या अंतःक्रियाओं की प्रकृति का गलत वर्णन करता है? ठीक है, तो गलत वर्णन के बारे में कह रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, असहभोजिता दोनों प्रजातियों को उसकी परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप हानि होती है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, और इसके अलावा जो बाकी सब दिए हैं जैसे सहोपकारिता दोनों प्रजाति परस्पर क्रिया से लाभान्वित होते हैं, ये सही है। ठीक है, परभक्षण एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी को हानि होता है, ये भी सही है। और सहभोजिता यानी एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति को ना लाभ होता है ना हानि होता है, ये भी सही है। ठीक है, और सहभोजिता जो है ये गलत था, हमें